भी कह रहे हैं कि जैसे फरीदाबाद में ही देखिए 51% के आसपास का 5 बजे तक परसेंटेज देख के दोनों ही खेमों के लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि इशारा क्या है कि जीत हार होगी तो मार्जिन बहुत कम होगा, क्या कुछ ऐसा इशारा है क्या? इसकी तरफ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देख लें कि 5 बजे तक आज अगर 61% वोटिंग दिखाई दे रही है हरियाणा में, तो इससे पहले 2019 में क्या हुआ और 2014 में क्या हुआ। बहुत जल्दी से जरा ये ग्राफिक्स दिखाइए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2014 आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लहर है बहुत ज्यादा सुनामी के तौर पर देश में देखने को मिली थी, और क्योंकि जनरल इलेक्शन के बाद ये इलेक्शंस होते हैं हरियाणा में आप जानते हैं, तो वहां पर देखिए वहां जो आपको पोल परसेंटेज, इसको थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, ये इससे काफी ज्यादा था, ये 70 से ऊपर था, करीब करीब 76% के आसपास था, और उसके बाद ये घटा था 2019 में 67.9% के आसपास आया था, और आज 61% शाम 5 बजे तक दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जो दिखाई दिया उसके मुकाबले 2014 के मुकाबले जो ओवरऑल वोट परसेंटेज था वो घटा, और उसके बाद आज 5 बजे तक 61% वोटिंग अगर दिखाई दे रही है, तो इसको, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर जहां कतारें लंबी हो सकता है वोट वहां अभी चल रहे हो, फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन यहां से इशारा क्या मिलता है हर्षवर्धन? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब कोई भी सरकार लगातार लंबे समय तक होती है तो आम तौर पर यह देखा गया है कि मत प्रतिशत कभी कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत होता है और विधानसभा चुनाव में होता है उसमें भी फर्क पड़ जाता है। हाँ। मोदी फैक्टर की अगर बात कहें तो निश्चित तौर पर जो 2019 में मोदी फैक्टर था उसमें 2024 में कमी दिखती है, लेकिन क्या वो फैक्टर एक जगह दिखा? तो अगर कहीं कहीं कमी दिख रही तो दूसरे राज्य, नए राज्यों में उसकी बढ़त दिखी। अब ये जो चुनाव है ये पूरी तरह से लोकलाइज्ड हुआ है, जिसको बार बार पहलवान, किसान, जवान, ये सारी बातें कही जा रही हैं। और जो पहलवान के तौर पर अगर देखें तो क्या विनेश फोगाट ने जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा उनको हवाई अड्डे से लेकर आते हैं, महावीर फोगाट अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि अपने गुरु को, अपने कोच को याद करने की जो एक परंपरा है, हरियाणा में ही नहीं कहीं भी कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है तो अपने गुरु को ही याद करता है। अब सवाल यह कि उन सब का कोई प्रतिकूल प्रभाव वोटिंग परसेंटेज पे भी है क्या? कुछ लोग निराश, दुखी हैं क्या? और एक जो बड़ी चीज है कि बड़े हिस्से में जाट जहां बहुत डोमिनेंट हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रचार करने से रोकने की कोशिश की, उनको बूथ तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। क्या उसका भी कोई प्रभाव इस बार के चुनाव में है क्या? यह भी देखने वाली बात है। जाट डोमिनेंट सीटों पर क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को रोकने की कोशिश की गई? प्रेम कुमार जी, क्या इन सब चीजों का, इन फैक्टर्स का भी वोट परसेंटेज पर असर है? और दूसरा, जहां कहा जाता है कि जिसकी तरफ जाट उसी के ठाठ, अगर ऐसा इशारा है वाकई वोट परसेंटेज में, तो फिर रिजल्ट की तरफ क्या कहती हैं ये बातें? देखिए दिनेश जी, कहीं पर एक भी शिकायत आई है क्या? जो बात हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं कि जाट वोटर्स, जाट ने लोगों, नेताओं को या किसी को वोट रोकने की कोशिश की, शिकायत आई नहीं, लेकिन इल्जाम हाजिर है। भाई विनेश फोगाट महावीर फोगाट जी से कैसे मिले, ये सब पीड़ा है हर्षवर्धन जी को, लेकिन विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ वो पीड़ा हर्षवर्धन जी नहीं व्यक्त करते हैं। अरे ये चुनाव है, विनेश फोगाट के एक मुद्दा है, महिला उत्पीड़न एक मुद्दा है, यौन शोषण एक मुद्दा है, और उसका ये चुनाव है। किसानों के ऊपर आंसू बम गिराए गए, गोली मारी गई, लाठी मारी गई, कीले रास्ते में क्या लोकसभा चुनावों के समय ये मुद्दे नहीं थे प्रेम कुमार जी? देखिए लोकसभा चुनाव में क्या 5-5 सीटें नहीं हुई क्या? ये मुद्दे दिखे नहीं क्या? मुद्दे हैं, और आंदोलन का असर धीरे धीरे बढ़ता है, और जब जनता को समझ में आता है, और ये चुनाव में क्रिस्टल क्लियर हुआ, लोकलाइज्ड चुनाव है, कोई लोकलाइज्ड चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी का फेस सेविंग के लिए ये जरा देख ले क्या, ये भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव है। आपकी बात का बहुत जल्दी से काउंटर देना चाह रहे हैं हर्ष जी, और उसके बाद मैं मुद्दों की तरफ लेकर जाऊंगा। हरियाणा के मुद्दे रेडी रखिएगा हर्ष जी। देखिए, विनेश फोगाट एक पहलवान के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हर किसी के लिए अभिमान थी, लेकिन जितना झूठ विनेश फोगाट ने बोला, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया, कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने बात नहीं की। कभी आज तक आपने देखा क्या कि कोई ओलंपियन या कोई खिलाड़ी आ रहा है उसको नेता रिसीव करके लेके चले जा रहे हो? ऐसा
कभी आपने देखा क्या? और अपने गुरु का सम्मान तक न करना। महावीर फोगाट उस परिस्थिति में लेकर आए जब विनेश और उनके भाई ने छोड़ दिया था, पहलवानी ही छोड़ दी थी, उनको अखाड़े में लेकर आए। कैसी बात कर रहे हैं? पहलवान का अपमान जिस तरह से किया गया, उसको कहां ले जा रहे हैं? और एक लाइन कह रहे हैं लोकलाइज नहीं, तो चलिए मैं मान लेता हूं नेशनल इशू पे। आप ही लोग कहते थे कि विधानसभा चुनाव नेशनल इशू पे नहीं होते हैं, कितनी जल्दी जल्दी बदलिएगा? ये क्या शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, बड़ा जल्दी जल्दी, ये भी हम समझे। लेकिन शिवम आपके पास आने वाला हूं, जरा उससे पहले मुद्दे दिखा दूं। और जो आपने ग्राफिक प्लेट बनाई थी उसमें 76.5 कीजिए प्लीज 2014 में वोट परसेंटेज के हिसाब से, 76.5 कीजिए उसको। अब जरा आ जाइए इसको मुद्दे। हर्ष भी आप भी जरा अगर मेरे पास यहां करीब आ जाएं तो मैं ये जरा डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। और आप भी समझते हैं क्या कि यही वो मुद्दे हैं जो हावी रहे हरियाणा इलेक्शंस के दौरान? हालांकि हम देख रहे हैं कि वोट जिस दिन डाले गए उस दिन भी वो मुद्दे जिनको आप अभी गिना रहे थे वो कितना असर डालेंगे, बाद के दिनों में आई जलेबी कितना असर डालेगी। लेकिन चुनाव के बीच राम रहीम को पैरोल दिया जाना, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो अहम घटनाक्रम रहे चुनाव के दौरान? कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट। कांग्रेस में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम बदला। आप जानते हैं नायब सैनी आ गए, हालांकि नायब सैनी भी नॉन जाट हैं और उसके पहले खट्टर साहब भी खत्री हैं, वो भी नॉन जाट। एक तरीके से ये किस तरीके की का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में साबित होने वाला है? लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बराबर बराबर सीटें, क्या वही पैटर्न इधर भी दिखाई देगा? किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों का शामिल होना, शंभू बॉर्डर का लगातार चर्चा में रहना, ये किस तरीके से असर डालेगा? ये जो तमाम मुद्दे हैं, जवान किसान पहलवानों का जो मुद्दा कहा जाता रहा, शिवम, इनमें से कौन सा मुद्दा आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में दिखाई दिया? देखिए, आज जो महावीर फोगाट जी की बात आई है, जो बाइट उन्होंने दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना दुख दर्द जो है साझा किया है, ये अपने आप में किसी के लिए भी बहुत ही दुख की बात है। मेरे पिता का देहांत भी 4 साल का तब मैं था तो तब हो गया था। उसके बाद मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया और मैं जहां तक भी पहुंच पाया उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कल अगर मुझे एक विधानसभा का टिकट मिलने लगे तो मैं उनको भी छोड़ दूं, कोच को भी छोड़ दूं, परिवार को भी छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं और सिर्फ राजनीति में घुस जाऊं। कहा जाता है कि जब विनेश फोगाट के पिता नहीं रहे तो महावीर फोगाट ने स्वयं जाकर उनको जो है, उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी, उनको बाहर लेकर आए, उनको कुश्ती कराए, उनको ट्रैक किया, सारी चीजें की। जब मेडल में 100 ग्राम वजन उनका बहुत ज्यादा, मतलब 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, उसके बाद किस तरीके से वो परेशान थे, रो रहे थे, लेकिन उनका इस तरीके से अपमान करना, अब कोई एक टिकट के लिए इस स्तर पर आ जाए। पहली एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इस देश में हर एक किसान, हर एक महिला, हर एक पहलवान, हर किसी को राजनीति में आने, चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन इस देश में मैं दावे के साथ लिखकर आपको दे सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री स्पोर्ट्समैन के साथ, स्पोर्ट्स से संबंधित लोगों के साथ इतना मिलजुल कर उनको ढांढस बढ़ाने वाला आज तक नहीं मिला। ओलंपियन से लेकर, पैरा ओलंपियन से लेकर, क्रिकेटर्स से लेकर, हर किसी स्पोर्ट्समैन को नहीं, लेकिन ये बात अगर आपको कहनी पड़ रही है, ये नहीं, शिवम सुनिए मेरी बात, हमने ये लगातार तस्वीरों में भी देखा है। मैं कह रहा हूं इसका फायदा होगा। अरे इलेक्शन की तैयारियों से लेकर, ये फायदा होगा। एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। परसेप्शन जो होता है वो इलेक्शंस में रियलिटी होती है। बोलिए, आप जो गिना रहे हैं वो रियलिटी है, वो लोगों ने देखा है। लेकिन क्या यही रियलिटी एज इट इज परसेप्शन के तौर पर भी गई है? लोकेश जिंदल, देखिए दिनेश जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। परसेप्शन पर गई है। दिनेश जी इस चुनाव में हरियाणा की महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा की महिलाएं जो विनेश जी में अपने आप को देखती हैं, वो इस बात से स्वयं को सशक्त और मजबूत समझती हैं कि जिस तरह से विनेश जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत का नाम ऊंचा किया, वो एक मिसाल है पूरे हरियाणा मुंह से कम से कम। तो एक शिवन जी मुझे बोलने दीजिए। विनेश जी नहीं ले पा रहे हैं, बताइए। महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है, नाम भी नहीं ले पा और पूरे हरियाणा के लिए यह गर्व की बात है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का अगर ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो वो है विनेश फोगाट। और जिस तरह से शिवम जी ने कहा, अपने जीवन के जो पर्सनल जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये इनकी राजनीति में कोई स्थान नहीं होता। शिवम जी, राजनीति में जब कोई भी नेता उतरता है वो केवल और केवल समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए जनप्रतिनिधि की तरह उतरता है।
वो अपने व्यक्तिगत विषयों अच्छा, तो को आप अगर परे अपनी रख देता राजनीति में है उतरेंगे और तो उसके लिए परिवार को केवल अपने और पिताजी को केवल भूल जाएंगे क्या? राजनीति में गुरु को भूल जाएंगे क्या? जनता अरे का कैसी हित बातें यही कर रहे हैं आप? ये मुद्दा निष्ठुर सर्वोपरि राजनीति। होगा। ना 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 इस ना ना, बार बिल्कुल हरियाणा के गलत। अंदर सोनिया दुहान जब आपके लिए बुलडोजर महिलाओं की के ऊपर बैठे रिप्रेजेंटेटिव नहीं कार्यकर्ताओं ने है, वो पुष्पांजलि लड़की हूँ अर्पित लड़की लड़ सकती हूँ की उन्होंने वहां के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वोटरों उसको सबको स्टेज पर ही वेलकम जो है किया। आप ठीक है। अपमानित उस कर समय रहे हैं, उनका वो एक कुछ ही नहीं मुद्दा है। था लेकिन कि किसी विनेश तरह फोगाट है, से हम तो कहते हैं जो विनेश फोगाट नफरत का की सम्मान राजनीति है, है ठीक है। लेकिन और अपने जिस कार्यकर्ताओं को, बुलडोजर अपने नेताओं से नफरत बचाओ, फैलाई जा रही थी उसी बचाओ। बुलडोजर से ये अब तो इलेक्शंस हो गए, अब बुलडोजर अब ये तकरीरों की तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो ये दिनेश बताइए, जी, क्योंकि मुझे मैं ये देखूंगा 8 आपत्ति तारीख को कि आप लोगों के किसके अंदाजे हकीकत के कितने करीब बैठते हैं। अब मैं जरा ये भी दिखा दूं कि सट्टा बाजार क्या कहता है। चुनाव के नतीजों पर सट्टा बाजार क्या कह रहा है, उस पर भी एक निगाह जरूर डालिए। हरियाणा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने क्या कहा है वो जरा देखिए। कांग्रेस पर दांव लगाया है उसने। देखिए, आप भी देखिए हर्ष, और इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सट्टा बाजार में हरियाणा चुनाव, फलौदी सट्टा बाजार कुल 90 सीटों के संदर्भ में क्या इशारा वहां पाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24 से 26 के बीच में होगी, फलौदी ये कह रहा है। हर बार जब चुनाव के नतीजों की बात हो रही होती है उससे पहले फलौदी जरूर चर्चा में रहता है। और यहां पर देखिए कांग्रेस 56 से 58, भारतीय जनता पार्टी 24-26। बाकी सट्टा बाजार क्या इशारा कर रहे हैं वो भी जरा मैं आपको दिखा देता हूं। हरियाणा का अपना सट्टा बाजार क्या कह रहा है, 57 से 59 कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 के बीच में रहेगी। ये उधर का हरियाणा का अपना सट्टा बाजार ये इशारा कर रहा है। ये मुंबई का सट्टा बाजार है। मुंबई सट्टा बाजार हरियाणा की सीटों के संदर्भ में 58 से 60 दांव लगा रहा है कांग्रेस के लिए, और 22 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव लगाया जा रहा है। ये तो तीनों ही सट्टा बाजार एक जैसा इशारा कर रहे हैं कमोबेश। नहीं, मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक सेंटीमेंट बना हुआ है, जिस तरह से शुरू से ही लग रहा था कांग्रेस पार्टी आगे है, और कई लोग तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से साफ हो जाएगी। क्यों साफ हो जाएगी, 10 साल की सरकार है, खट्टर को बदलना पड़ा, नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा, और अगर जो 2024 की लोकसभा में हुआ, जाट और दलित दोनों एक साथ आ गए तो 43-44% मत के बाद कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद 25-26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही, तो इसका दो मतलब हुआ। एक तो मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 2024 में 5-5 में बढ़ते देखा हमने, इसका मतलब अभी भी बहुत सी चीजें, बहुत से ग्राउंड पर जो उसका गैर जाट वोट है वो बना हुआ है। लेकिन दलित मतों को जितना ट्रांसफर होने की एक चर्चा चल रही थी, जो कुमारी शैलजा आज के दिन भी उन्होंने बयान दिया है, आज के दिन भी उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से अपमानित किया गया वो मंच पर पहलवान को, वो ठीक नहीं किया गया, उसका उतना असर नहीं हुआ। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में बिल्कुल आरक्षण, संविधान, दलित उसकी चर्चा तक नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कि उस नैरेटिव का डर उन्हें भी था कि कहीं बैकफायर न कर जाए। जाट डोमिनेंस का ये चुनाव था और जाटों ने लोकसभा में बीजेपी को हैसियत दिखाई, फिर से वही होता हुआ दिख रहा है। मैं एक बार फिर से, अगर ये हवा जो चली वो शुरुआत की हवा को पकड़कर ही ये सट्टा बाजार भी अनुमान लगा रहा है, तो मैं एक बात समझना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी से कि आज खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो खुला ऑफर है, वो शैलजा जी हो या हुड्डा हो, हमारी तरफ से उनको ऑफर है। देखिए जी, हारी हुई बाजी पर कोई सट्टा नहीं लगाता। भाजपा की हार निश्चित है, और न सिर्फ जाट गैर जाट, यहाँ हरियाणा के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति, व्यापार हो या शिक्षक हो या फिर सरकारी सेवा में निवृत्त हो, जवान हो, हर व्यक्ति भाजपा की नीति से त्रस्त है। अरे ये तो फिर से ये उधर लोकेश जी, हम फिर उधर जा रहे हैं। जैसे अभी लग रहा है कि अब अभी जो टारगेट ऑडियंस है वो वोटर हैं, उनको आप सुना रहे हैं और उनको जाके वोट करना है। अब तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर, एक बात बताइए कि अगर ये बहुकोणीय नहीं हो गया होता, आम आदमी पार्टी को आप समझा लेते, सीट शेयरिंग उनके साथ हो जाती अलायंस वाली, तो क्या आप लोगों के लिए स्थितियां बेहतर होती? क्योंकि जहां कम मार्जिन वाला खेल होगा वहां आपके लिए परेशानी हो सकती है। नहीं दिनेश जी, आम आदमी पार्टी को अब बहुत समय है हरियाणा में कोई भी ग्राउंड बनाने का। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई भी वजूद नहीं। थोड़े बहुत जो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी कुछ वोट्स बटोर पाएंगी, इससे ज्यादा ऐसा कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला कि वे किसी भी प्रकार से इलेक्शन रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर। इसमें असल में ये भी मैं समझना चाहता हूं, प्लेयर्स के तौर पर शिवम आप क्या समझते हैं, केवल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है या बाकी प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट रहे हैं इन चुनावों में हरियाणा? इंडिपेंडेंट्स इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे दिनेश। ये जरा शिवम से भी पूछ लूं जी। देखिए, मैं एक चीज
मैं एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए इंडिपेंडेंस की खास तौर पर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस हमेशा एक फैक्टर हरियाणा के चुनाव में रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि अपना एक जनाधार भी है, चाहे एएसपी का मिलकर लड़ना हो जेजेपी के साथ, चाहे जिस तरीके से और तमाम फैक्टर्स यहां पर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से या फिर कहीं भी से भी आप कह लीजिए बागी रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अपना उनका एक आधार जरूर रहेगा। वो आने वाले समय में दिखेगा, हाँ दैट्स रियलिटी के अभी जिस तरीके के पोल्स ऑफ पोल्स आ रहे हैं उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स की बात करें तो पिछली बार जब लास्ट चुनाव में जब हमने सरकार बनाई थी तो हमें अकेले ही 64 सीटें अप्रोक्सीमेटली सारे देश के न्यूज चैनल्स दे रहे थे। वो अलग बात है कि हमें फिर 40 मिली और आईएनएलडी को 1 दिखा रहे थे और जेजेपी को तो शायद 1 भी उस समय नहीं दिखा रहे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, बट इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन बिखरेगा जरूर, लेकिन अंततः इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हाँ, जहां तक और बाकी सारी चीजें, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, वो पुरानी स्थितियों में जो है कहीं ना कहीं दलितों पर अत्याचार का विषय रहा हो, उस पर हरियाणा नहीं जाना चाहेगा। जिस तरीके से 38% तो क्या आपने, आप कह रहे हैं कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो आपने जलेबी ऑर्डर कर दी है क्या? और अगर लोकेश का दावा सही है तो वो इस बार जलेबी बंटवाएंगे कि लड्डू? लेकिन उससे पहले जरा जम्मू कश्मीर नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अरे जलेबी इतना पहले से मत करो। जलेबी उसी दिन बनवाना होगा, 2 घंटा पहले बढ़िया गरम गरम खाएंगे। ये आप वो वाला मत, तो वो वाला जो फैक्ट्री से बन के आएगी पैकेट में उसको गर्म करके खाने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं है? कम लोगों को अच्छी लगती है, बहुत कम अच्छे लोग। ताजी जलेबी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, जरा ये भी दिखा दूं जम्मू कश्मीर के बारे में सट्टा बाजार क्या कह रहा है। देखिए जरा जम्मू कश्मीर, आ रहा हूँ, आप खूब अच्छे से कहिएगा। यहां देखिए जरा सट्टा बाजार में जम्मू कश्मीर चुनाव, इंडी अलायंस, ये सट्टा किंग वहां पर एक बॉडी है कहा जाता है जो सट्टे के संदर्भ में वहां लगी हुई होती है। उसने जो अंदाजा लगाया है वो अलायंस को 50 से 55 सीटें दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 20 से 28 सीटें दे रहे हैं और पीडीपी को 4 से 5 सीटें वो दे रहे हैं। हर्षवर्धन, रिमार्क्स? देखिए इसमें कोई मतलब रिमार्क्स जैसा है नहीं, बहुत क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जम्मू के अलावा कुछ है नहीं। कश्मीर में उनकी 1 सीट पर भी जमानत बचे, ये बहुत बड़ी बात होगी। एक गुरेज सीट है, थोड़ा बहुत उनके जो लाल चौक वाले प्रत्याशी हैं एजाज अहमद ढेबर, उनकी थोड़ी ताकत है, उसके अलावा कोई है नहीं। अब 43 में से वो 28 पाएंगे, 25 पाएंगे या 35 पाएंगे, यही तय करेगा। इसके अलावा और कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। अब सवाल यह है क्या पीडीपी एकदम से शून्य हो जाएगी? घाटी में जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या घाटी में जो अलग अलग पार्टीज हैं वो कुछ कर पाएंगे क्या? गुलाम नबी आजाद कुछ करते दिखेंगे? सज्जाद लोगोन, अल्ताफ बुखारी, क्या वो दोनों सीटें भी नहीं अगर इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है, आप कह रहे हैं जमानत वाली बात भी आप कर रहे हैं, तो वो कांग्रेसी जो ये कहते रहे कि आपने वहां एक तरीके से लोगों को घर में कैद करके 370 और 35A के संदर्भ में आपने डिसीजंस ले लिए, और यहां पर मैंडेट अगर ये वाला आता है तो क्या उसको अपनी बातों को लेजिटिमेट बोलेंगे? उस मैंडेट मैं कह रहा हूं वहां भारतीय जनता पार्टी 1 सीट न पाया। हालांकि मुझे लगता है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। अभी आज मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, कश्मीर में जमानत जब्त होगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोई कितनी भी सीट पाए, जो काम स्वतंत्र भारत में आज तक कोई सरकार नहीं करा पाई, जम्मू कश्मीर सही मायनों में फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में गया है। वहां के लोग जिस तरह से वोट कर रहे हैं वो सबसे बड़ी जीत है। लोकतंत्र का यही मतलब होता है, कौन सी पार्टी जीतती है वो बाद में आता है। ठीक है, प्रेम कुमार जी। देखिए, पहले भी केंद्र के खिलाफ में वहां का गुस्सा होता था, वोट परसेंटेज कम होते थे, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कम था, और आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा ही है कि आज 10 साल बाद वोट करने को मिला है और आगे निकल करके वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा जो वोटिंग है ना, ये न समझे कि आप मोदी सरकार के प्रति बहुत लोग, वो कह रहे हैं फैक्चुअली आप ठीक नहीं कह रहे हैं। लोग हर्ष जी कह रहे हैं आप फैक्चुअली ठीक नहीं कह रहे हैं। खुश हो गए स्टेट हुड छीनने से, न जम्मू खुश हुआ न कश्मीर खुश हुआ। प्रेम जी भी वही गलती कर रहे हैं जो हम सब कर रहे हैं। छोड़िए, जम्मू में हर आधी से ज्यादा सीट बीजेपी जम्मू नहीं जीत पाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं एक चीज बस थोड़ा सा, ठीक है आपका विचार है वो तो, अब क्या है, अब तो परिणाम आएंगे। एक चीज सब लोग दुरुस्त कीजिए, मैं देख रहा हूं कि हर कोई टीवी चैनल पर, हर कोई विश्लेषक भी, सब पत्रकार बोल रहे हैं 10 साल बाद चुनाव है। अरे भाई, सामान्य स्थिति में 5 साल बाद ही चुनाव होता है। 2019 के पहले 18 तक तो महबूबा के साथ भाजपा की सरकार थी, तो और उसके बाद 19 में जब 370 हटा तो डीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और अब विधानसभा के चुनाव हो रहे। तो कम से कम फैक्चुअली जो है वो हम देश के सामने सही पिक्चर रखें, वो ज्यादा ठीक होगा।
10 साल चुनाव ये वाला विधानसभा नहीं, चुनाव मैं दूसरी बात पर आ रहा टाले हूं। जाते रहे हैं। ठीक और है इसको सर, टालने के लिए 6 महीने के बाद में एक आदेश लेना पड़ता है, अध्यादेश लाना पड़ता है। सारी मैं ये चीजें कह हैं। रहा हूं प्रेम जी, मेरा सवाल ये- दूसरा था। ये पूरे 10 ये साल बाद हुआ मैंडेट चुनाव है। 370 और 35A के संदर्भ में माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? क्या मुझसे सवाल है? हाँ प्रेम कुमार जी। देखिए, ये 35A 370 को लेकर के जी। जो पूरा आ रहा हूं शिवम जी। डिसीजन था, पॉलिटिकल डिसीजन था, उसके उस पर जनमत निश्चित रूप से है, ये जनमत। हाँ। लेकिन हिंदुस्तान का चुनाव लेकिन एक लोग तो मुद्दे ये पर कहते हैं नहीं कि होता है, कांग्रेस ये आज इसलिए तक हम स्टैंड ही नहीं अपने क्लियर कर पाई कि वो इस बारे में खुद क्या सोच रखती किसी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर कोई चुनाव जनमत कैसे हो सकता है? ये सामान्य एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जो नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस चलिए, जाएगा। शिवम जी देश कुछ के कहना एक चाह रहे हिस्से हैं। को आप अलग करना ठीक है। चाहते हैं तो विभाजक सोच है। ठीक है शिवम जी। बस 2-3 चीजें कहना चाहता हूं और सीधा सिर्फ विषय इतना सा है। एक तो ये कहा गया जलेबी को लेकर बड़ा हुआ है। भाई जलेबी तो मैं ऑर्डर कर नहीं सकता था क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्री की व्यवस्था है नहीं। वो सुप्रिया सेनेत या फिर कांग्रेस वालों के दफ्तर के आसपास हो सकती है। हमारे यहाँ तो ताजी बनती है, तो बनेगी 8 तारीख को। आपको, हर्षवर्धन जी को, प्रेम जी को भी इनफैक्ट भिजवाऊंगा। दूसरी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर की जाहिर बात है, एक कहते हैं कि 10 साल चुनाव नहीं हुआ, फैक्चुअली इनकरेक्ट, वो पहले हर्षवर्धन जी ने बता दिया। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने या फिर जनसंघ ने जब 370 को हटाने की बात कही थी, जब इस तरह की स्थितियां बनाई थी, तब ऐसा नहीं था कि हमें वहां चुनाव जीतना था। Right. हमारे लिए वहां पर डेमोग्राफिकली चीजों को बेहतर करना, उस राज्य को पूरे तरीके से इन कंट्रोल लाना। और आज एस जयशंकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही भी है इनफैक्ट, कि अभी वो एससीओ समिट में जा रहे हैं पाकिस्तान, तो वहां पर कहा गया कि वहां कोई हमारी बायलैटरल टाइप्स पर बात होगी। उन्होंने कहा कि 370 हमारा मुद्दा था, हमने हटा दिया, हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी है। हमारे लिए वो विषय दूसरा था। आज जम्मू कश्मीर का वोट बताता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान में कदम से कदम मिलाकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये हमें करना था। कांग्रेस की जहां तक बात है वो लगातार अब सर ये भी देख लीजिए जरा, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, जरा वो भी देखिए। पोल ऑफ पोल्स जम्मू कश्मीर के संदर्भ में क्या तस्वीर दिखा रहा है वो भी देखिए। ये है जम्मू कश्मीर के लिए पोल ऑफ पोल्स। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीडीपी और अन्य के संदर्भ में ये सी वोटर और मेट्राइस्ट ने जो अभी एग्जिट पोल किया है उसके आंकड़े आपको दिखा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 27 से 32, 40 से 48 कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 से 12 पीडीपी और अन्य 6 से 11। मैट्रिक्स का अगर आप देखेंगे तो ये 28 से 30 है आंकड़ा बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए 28 से 30 उतना ही नेक टू नेक, पीडीपी 5 से 7 और 8 से 16 अन्य। ये दोनों के आपने आंकड़े देख लिए। हरियाणा का भी आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं जरा लोकेश जिंदल के पास ये बात लेकर आना चाहता हूं। लोकेश जिंदल हमारे साथ हैं क्या? जी मैं हूं। जी लोकेश, एक कंक्लूसिव रिमार्क आपसे ये चाह रहा हूं। इस बार के मैंडेट को उन स्टेट स्पेसिफिक मैंडेट्स के तौर पर देखा जाएगा या उनको भी एक्स्ट्रापोलेट करके बात बताई जाएगी कि देखिए ये तो देश के संदर्भ में ये मूड बता रहा है और वगैरह वगैरह? देखिए, बिल्कुल ये केवल उस स्टेट तक सीमित नहीं है। ये मैंडेट एक राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज होगा, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी प्रचार के लिए आ जाते थे, लेकिन ये दोनों इलेक्शंस में प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी प्रेजेंस नहीं दिखा, कोई ऐसा कोई ठोस उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। ये एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उन्हें पता था कि उनकी हार निश्चित है। उनके पीआर को ये समझ रहा था कि अब वो जो पुरानी वाली जो टेक्निक थी पोलराइजेशन की, अब वो उसका इफेक्ट आना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब जो मुद्दे हैं राजनीति के, आपने जब ये कहा तो एक बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया हर्षवर्धन जी की तरफ से आई। उन्होंने एक ही शब्द में वो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा अरे उनके इशारे में ये था कि आपने देखा नहीं क्या रैलियों में उनको जाते हुए? और मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह ही रैलियों में रहे। और तो और जहां उनको वोट नहीं भी मिलना है, कश्मीर में सचमुच मैं कह रहा हूं ना, जमानत जब्त होने वाली भारतीय जनता पार्टी, जम्मू में वो क्लीन स्वीप करने वाले, लेकिन रैली में और मेहनत में तो कसर नहीं हुई। हाँ, उमर अब्दुल्ला ने जरूर कहा था कि राहुल जी कश्मीर आना छोड़िए, जरा जम्मू में कुछ काम कीजिए, हिंदू मतदाता आपको देख नहीं रहा है, वो भी याद रहे। तो हर्षवर्धन जी, इस बार जो
हरियाणा और जम्मू कश्मीर में परिणाम आपने होंगे। लेकिन लोकेश क्या जी वे जलेबी के बारे में कुछ नहीं बताया। संदर्भ में होंगे या फिर बहरहाल पार्टी आपको भी मुंह मीठा करने का मौका मिले और अब नहीं, तो लेकिन जलेबी सुबह निकलवा के गरम 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 खाइए। बहुत धन्यवाद।